हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज का ये 1 घंटे का, जी हाँ, लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 11th का, आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है यानी कि इतिहास का, इसी के फाइनल के एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका आज यानी कि 11 मार्च को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका अगले ही दिन यानी कि 12 मार्च को हिस्ट्री का आपका जो फाइनल एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए ऑलरेडी मैंने आपको 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 9 सैंपल क्वेश्चन पेपर, जी हाँ बच्चों, 9 सैंपल पेपर, और वो भी कंप्लीट सॉल्व करके समझा दिए। ठीक है, कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई हो तो आई बटन में आपको मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, यहां से जाके देख लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जी एग्जाम से पहले एक तो आपने लाइव ले लिया है, बहुत अच्छा किया आपने, अच्छी प्रिपरेशन हो गई हमारी, लेकिन अब अपना एक वीडियो और बना दीजिए 10वें सैंपल पेपर पे। ठीक है, तो आपकी ही डिमांड पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, पूरा पेपर इस 1 घंटे की वीडियो में हम एंड तक समझने वाले हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना अगर आप चाहते हो ना कि एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो आपकी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे पता चले आपको जो फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देख लेना। ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी बच्चों को हिस्ट्री के 11th क्लास के आपके फाइनल के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों आप सभी के हिस्ट्री के एग्जाम के लिए। चलिए एक बार पेपर के पैटर्न को देख लेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का आएगा, और पेपर के पैटर्न में ज्यादा कुछ नहीं है, 5 खंड है और 34 प्रश्न है। खंड का में आपके 1 से 21 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 1 नंबर के यानी कि 21 एमसीक्यू। खंड का में 22 से 27 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 3 नंबर के, टोटल 6 क्वेश्चन। खंड का में 28 से 30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 8 नंबर के यानी कि 8 नंबर के 3 क्वेश्चन। और खंड का में 31 से 33 ये 3 क्वेश्चन होंगे स्रोत आधारित 4 नंबर के। और 5वें खंड में एक ही क्वेश्चन है 34 मैप वाला 5 नंबर का, इस तरीके से है ना। सेम यही प्रोसेस आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख लेंगे, ये आपका सेक्शन ए हो जाएगा, सेक्शन बी सी डी ई इस तरीके से। ओके, तो ये आपका पेपर का पैटर्न। ओके बच्चों, तो तैयार हो आज के अपने 10वें सैंपल पेपर के सॉल्यूशन को समझने के लिए। आर यू गाइस रेडी? एकदम फुल एनर्जी के साथ में शुरू करें? तो चलिए शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर ए की। अब सेक्शन ए में है हमारे 21 एमसीक्यू। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन 21 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे भी मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचना कि सर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट से सारे बच्चे आंसर सोचेंगे। ठीक है, और जब ये वीडियो एंड हो जाएगी ना तो आप सभी बच्चे मुझे अपना स्कोर बताना कि आज जब आपका कल पेपर होने वाला है तो आज आपने इन 21 में से कितने एमसीक्यू का आंसर राइट दिया था, ताकि मैं भी जानूं कि आपने कितनी तैयारी की हुई है। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 13वीं शताब्दी के आसपास भिक्षुओं का एक ऐसा समूह था जिन्हें डैश कहते थे, मतलब कि कुछ ऐसे भिक्षु थे जिन्होंने ये कहा कि हम मठों में नहीं रहेंगे। ठीक है, उन्होंने ये कहा मठों में नहीं रहेंगे, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देंगे, और उन उपदेशों से प्राप्त हमें जो भी दान मिलेगा उसी से हम अपनी जीविका चलाएंगे। तो ये बात किसने की थी बच्चों? फ्रायर नामक भिक्षुओं ने, क्योंकि मॉन्क जो थे ये कौन थे? ये पुरुष भिक्षु होते थे, नन जो थी ये स्त्रियां भिक्षुणियां होती थी। ए भी बेसिकली मठों का नाम है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अब मॉन्क नन ए भी क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे ही करके आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो है ना वो भी देता चलूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए यानी कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की थी, यानी कि आधुनिक जो शरीर विज्ञान है उसका श्रेय इन व्यक्ति को जाता है। तो वो कौन से थे? आंड्रियस वेसेलियस। देखिए टाइम कम है ना, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताऊंगा, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, चीनी साम्यवादी दल से पराजित होकर ऐसे कौन से नेता थे जो कि 1949 में ताइवान भाग निकले और वहां पर जाके उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की थी? तो कौन हारा था भाई 1949 में चाइना से? कौन भाग गया था ताइवान? तो वो भागे थे चियांग काई शेक। कौन थे वो? चियांग काई शेक। उन्होंने जाके
क्या नाम है, ताइवान में लोकतंत्र की स्थापना की थी, चीनी गणतंत्र की। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, मेसोपोटामिया के जो लोग थे ये लकड़ी का, तांबे का, चांदी, सोने, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर थे इनकी यहाँ पे बहुत ही कमी थी। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग इन चीजों को कहाँ से मंगाते थे? तुर्की से मंगाते थे? हाँ। ईरान से मंगाते थे? जी सर। खाड़ी पास से? अरे हाँ भाई हाँ, यहाँ से भी मंगाते थे। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर का ये आपका डी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको कुछ बातें दी गई हैं, इसके आधार पे आपको पहचानना है। क्वेश्चन क्या है? नए नगरों में आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी थी। श्रेणी जो कि उद्योगपतियों के द्वारा बनाई गई एक संस्था थी। ठीक है, प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित होता था। बिल्कुल ठीक। श्रेणी एक ऐसी संस्था थी जो कि उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर सभी पे नियंत्रण रखती थी। तो श्रेणी के बारे में पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का एक आवश्यक अंग होता था। तो ये वाला भी सही है। तो अर्थात यहाँ पे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया कि श्रेणी की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो वेल ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है सी वाला ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे राइट हैं। ऑप्शन में आपका सी वाला एकदम राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अभिकथन में कहा गया है 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स ये तैयार कर लिए। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स। अब इसके अंतर्गत इन मूल निवासियों ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार तो कर ली उन्होंने, लेकिन उनके रिजर्वेंस, उनके जो रिजर्वेंस हैं वो उनसे वापस नहीं लिए जाएंगे, और उन मूल निवासियों की परंपरा में, हमारी परंपरा में कोई भी अमेरिकन गवर्नमेंट दखलंदाजी नहीं करेगी। तो इन्होंने ये डिक्लेरेशन किया था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स। अब इसमें क्या कहा गया? तो कारण में बता दिया गया है, यानी कि कारण भी सही है और कथन भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों देखिए क्या पूछा गया है कि दी गई छवि को पहचाने, चित्र को पहचाने। तो इस चित्र में आप जो देख रहे हो ये बेसिकली अफीम युद्ध को दर्शाता है। किसको? जो पहला अफीम युद्ध हुआ था ये उसको दर्शाता है। अभी आगे चल के एक क्वेश्चन समझाऊंगा 3 मार्क्स में कि जो त्रिकोणीय व्यापार था ये क्या था, इसके बारे में तब आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है? ओपियम वॉर को दर्शाता है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रोमन समाज में पारिवारिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है? तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिर से कंप्लीट होगा। रोमन साम्राज्य में यह था समाज में कि एकल परिवार का समाज में प्रचलन था। पिता, पुत्र, नहीं सॉरी, एक तो पत्नी और पति और उसका बेटा, यही साथ रहते थे। ठीक है, कभी भी बड़ा बेटा अपने पिता के साथ में नहीं रहता था। पिता का राज्य जो था वो पुत्र को मिलता था, फिर चाहे पुत्र नैसर्गिक हो या फिर यादत तक, यानी कि गोद लिया हुआ, जैसे ऑगस्टस ने टिबेरियस को गोद लिया था, है ना। उसका नैसर्गिक तो था नहीं खुद का, तो गोद लिया था इसीलिए। तो ऑप्शन आपका डी वाला एकदम करेक्ट है। अब इसी को आप 3 नंबर में लिख देना। रोमन समाज में पारिवारिक स्थिति के बारे में बोलना कि महिलाओं को अधिकार वगैरह नहीं थे, और भी 1-2 पॉइंट लिख देना, बस 3 नंबर मिल गई। तो ऑप्शन आपका डी हो गया। आगे देखो बच्चों कि चंगेज खान की सेना की सबसे बड़ी इकाई जिसे लगभग 10,000 सैनिक होते थे उसे क्या कहते थे? ठीक है, तो चंगेज खान की सेना की एक ऐसी सबसे बड़ी इकाई जिसमें लगभग 10,000 सैनिक होते थे उसे क्या बोलते थे? तुमुन। क्या बोलते थे? तुमुन बोलते थे। इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला, होपी समुदाय जो है आज वर्तमान में किसके निकट रहने वाले आदिवासी हैं? होपी समुदाय वर्तमान में कहां पे है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहां पे है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इंग्लिश में आपका ये हो जाएगा। 11 क्या कहता है कि सॉलिडस नामक का जो सिक्का था ये तकरीबन 4.5 ग्राम विशुद्ध सोने का बना हुआ था। ठीक है, और ये सिक्का रोमन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भी चलता रहा था। अच्छा, अब ये बताओ कि सॉलिडस नामक का जो सिक्का था आखिर ये प्रचलन में चलवाया किसने था? किसने ढलवाया था? किसने लागू किया था? तो ये किया था बच्चों कॉन्स्टेंटाइन ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश में आपका बी राइट है। अगला, रोमन साम्राज्य की विश्व को क्या देन है? अब यहाँ पे देखो फिर से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो रोमन साम्राज्य की विश्व को क्या देन है? सबसे पहली देन तो ये है
कि साम्राज्य स्थापना के सिद्धांत दिए हैं इसने, राज्य प्रबंध की शिक्षा दी है, कैसे राज्य को प्रबंध किया जाए, सैनिक संगठन संचालन की विधियां प्रोवाइड की हैं, बहुत सारे सड़क, पुल, साहित्य, दर्शन, भवन निर्माण इत्यादि की कलाएं हमें दी हैं। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है रोमन अंपायर के बारे में, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से डी यहां पे राइट है। अगला, अब देखो, एन मरकर ने अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए, खास करके अपने शहर के मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द, अन्य बहुमूल्य रत्न, धातु मंगाना चाहता था। इसके लिए उसने चाइना अपना एक दूत भेजा। अब आपको ये बताना उस दूत का क्या नाम था। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगेगा कि ये गिलगामेश है, नहीं, ये कहानी जो है ये गिलगामेश जो महाकाव्य उसमें दी गई है। दूत का नाम था अरट्टा। क्या नाम था, अरट्टा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान है। 19th सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में प्राय युद्ध होते रहते थे यूरोप में, तो इस वजह से एक नए वर्ग को बढ़ावा मिला। कैसा वर्ग, ये वर्ग ऐसा था जो कि कुशल घुड़सवार सैनिक थे, जो लॉर्ड के लिए युद्ध लड़ा करते थे। ठीक है, तो ऐसो को क्या बोलते थे, इनको नाइट्स बोलते थे। क्या बोलते थे, नाइट्स बोलते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ए हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 15 है बेसिकली। दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसको खत्म करने की वकालत करने वाले राज्यों के बीच में युद्ध कब हुआ जिसमें दासता विरोधियों की जीत हुई। अर्थात दास प्रथा को बनाए रखने वालों के बीच में और दास प्रथा को खत्म करने के वाले बीच में ऐसा कि युद्ध कब हुआ, और उसमें जो दासता का विरोध करते थे, दास प्रथा को खत्म करते थे, उनकी जीत हो गई थी। तो युद्ध कब हुआ था, युद्ध हुआ था बेसिकली आपका 4 साल के लिए। ठीक है, तो वो 4 साल कौन से थे, देख लो इसमें से कौन सा होगा। सर सभी में तो 4 साल ही है। ठीक है, बी वाला आपका राइट है, 1861 से 65। अगला बी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 16, फिर से आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्या है कि मंगोलों के पतन के मूल कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण यह था कि मंगोल जो थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी। दूसरा, मंगोल अपनी प्रजा की अपेक्षा बहुत ही कम सभ्य थे। और तीसरा, मंगोलों के द्वारा अन्य धर्मों को भी अपनाया गया था, जिससे ये अपने ही धर्म को नहीं अपना पा रहे थे, और अन्य धर्मों के अपनाने की वजह से जो धार्मिक विभिन्नता थी ये उसको संभाल नहीं पाए, तो इस वजह से भी हो गया। तो यहाँ की ऑप्शन जो डी है ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका डी राइट है। अगला देखो बच्चों, मेसोपोटामिया के इतिहास में जो यहाँ के खानाबदोश हुआ करते थे ये किस जाति के थे। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के इतिहास में खानाबदोश अक्कदी भी थे, एमोराइट भी थे, इवन जो यहाँ के राजा थे वो भी एमोराइट समुदाय के ही थे, असीरियाई भी थे, अर्मीनियन भी थे। यानी कि सी वाला राइट होगा सर, ए और बी ये सभी के सभी राइट है। इसी प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अब हमें यहाँ पे जानकारी दी गई है और जानकारी के हिसाब से हमें व्यक्ति की पहचान करनी है। जानकारी क्या है, ये वे व्यक्ति हैं जो कि निर्विवाद रूप से, यानी कि बिना विवाद के, वर्तमान का जो चीन है इसके संस्थापक माने जाते हैं। बस पहली लाइन में ही आपको आंसर मिल गया होगा, है ना। मिला आंसर या नहीं, कि इन्होंने चाइना की स्थापना की है। साथ ही ये भी कह सकते हो कि चाइना में गणतंत्र की इन्होंने स्थापना की है। साथ ही ये कह सकते हो कि मांचू साम्राज्य को समाप्त करने में सहयोग किया था। ये भी कह सकते हो कि ये एक गरीब परिवार से हैं, उन्होंने मिशन स्कूलों में अपनी शिक्षा ग्रहण की है, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म दोनों से हुआ था। तो ये कौन थे, ये थे बच्चों सन यात सेन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, इसी प्रकार से सारी बातें किस पर्सन को इंडिकेशन करती हैं, सन यात सेन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 19, अब इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ो। देखो, चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि चंगेज खान का, यानी कि उसका जो तीसरा पुत्र होगा ओगोदोई, क्या होगा, ओगोदेई तीसरा पुत्र, ये इसका उत्तराधिकारी बनेगा। और इस ओगोदेई को उस महान खान की उपाधि दी जाएगी जो मुझे, यानी कि चंगेज खान को मिली हुई है। जब ओगोदेई का राज्याभिषेक होगा तो उसे राजधानी काराकोरम मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके सबसे छोटे बेटे, सबसे पुत्र छोटा जो था तोले, इसने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। तो चंगेज खान ने ये जो 3 बातें कही ये भी सही है, और छोटे पुत्र को जो स्थान मिला वो भी सही है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी वाला, जिसमें सारे के सारे कथन है, ये राइट है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ गया, ये सारे के सारे किस क्या करते हैं, राइट हैं आपके। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20, एक बार फिर से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आ गया है। क्वेश्चन क्या है, रोमन साम्राज्य में आधुनिकता दर्शाने वाले अवलक्षण का चयन कीजिए। तो आधुनिकता, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को और अच्छा दर्शाने वाले, सबसे पहला उच्च वर्ग की कर वसूली, दूसरा प्रशासन के कार्य में सक्रियता सहायता, और तीसरा एकल परिवार, महिलाओं की स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, सारी के सारे आधुनिकता की ओर दर्शाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बहुत सारी डेट्स हैं, क्योंकि डेट्स आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी देती हैं। इसीलिए सबसे पहली डेट है बच्चों 1300। इसमें क्या हुआ था, इस दौरान इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा था। ठीक है, कहाँ पे, पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया गया। दूसरा 1349 फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ पे, फ्लोरेंस में। दूसरा 1454 में गुटेन वर्ग ने विभाज्य टाइप के बाइबल का प्रकाशन किया। किसके, विभाज्य टाइप। सिंपल सी बात है, गुटेनबर्ग ने 1454 में वो खोला था छापाखाना जर्मनी में, और टाइप जो बाइबल थी इसका प्रकाशन किया। तकरीबन 150 प्रांतियां सबसे पहले छापी थी। ठीक है, 1495 में लियोनार्डो द विंची, क्या नाम है, लियोनार्डो द विंची, इन्होंने द लास्ट सपर अंतिम भोज का चित्र बनाया था। किसका, द लास्ट सपर अंतिम भोज का चित्र। तो चारों की चारों बातें सही हैं। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन जो सी वाला होगा बच्चों, ये हमारा एकदम करेक्ट है डेट्स के बारे में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 99% बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि इसमें डेट जो है, इतनी सारी डेट आपने कहीं नहीं देखी होंगी, इसीलिए। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इंग्लिश में, ये सारी की सारी राइट है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अब आप सभी बच्चे कमेंट में बताओ कि 21 आउट ऑफ आपने कितने के सही आंसर दिए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर बी से। अब ध्यान से पढ़ना बच्चों, सेक्शन बी के हो गए 3 नंबर के क्वेश्चन, सेक्शन सी के आपके 8 नंबर के क्वेश्चन हो गए। इस पेपर में हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जिसकी बहुत ज्यादा संभावना कि ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ब्रिटेन, भारत और चाइना, इसके बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सा क्या बताना है, ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच में जो त्रिकोणीय व्यापार है, इसको आपको समझाना है। तो आ जाइए समझते हैं बच्चों अच्छे तरीके से। देखो, सबसे पहली बात चाइना से करते हैं। चीनी उत्पाद जैसे कि चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। यानी कि इस त्रिकोणीय व्यापार में चीनी उत्पाद जैसे कि चाय, रेशम, चीनी मिट्टी, इनकी जो मांग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिल रहा था। जो वेस्टर्न प्रोडक्ट थे, इनको चाइना में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्हें भुगतान चांदी में करना पड़ा था। ठीक है, फिर फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा विकल्प ढूंढा जो कि हर जगह पर व्यापार किया जा सके, वो था अफीम। ठीक है, अफीम यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत ही आराम से उगाई जा सकती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधि को देने लगे। यानी कि भारत से अफीम उगाया, चाइना में बेचा, चाइना चांदी देती थी, तो चांदी ये लेते थे और कंपनी को दे देते थे। ठीक है, इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। तो हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व कि कैसे खरीदना चाहिए था, तो अभी ऐसे खरीदने लगी। यही ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। ठीक है, और इसी को लेकर पहला अफीम युद्ध भी 1839 से 42 के बीच में हुआ था बच्चों। ठीक है, तो क्या है त्रिकोणीय व्यापार, आ गया बढ़िया तरीके से समझ में, चाइना का, पश्चिमी उत्पादों का, अफीम का। फिर 1-2 पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी जो बुद्धिजीवी हैं, इनकी अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार को अलग अलग समझाइए। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, कई बुद्धिजीवी ऐसे थे जो जापान के अन्य देशों के संबंध के बारे में बताते हैं, तो हमें यह बताना है कि वो कौन कौन से थे और वो क्या क्या कहते थे। ठीक है, तो मेनली कुछ 3 से 4 व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले किसी बुद्धिजीवी का नाम नहीं, कुछ समूह थे। कुछ बुद्धिजीवियों का यह मानना था कि जापान को ना अमेरिका से और जो पश्चिमी यूरोप की कंट्रीज हैं, इनके साथ में मित्रता के संबंध स्थापित करने चाहिए। ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर मेजी काल के फुकुजावा युकिची क्या कहते हैं, वो कहते हैं अरे जापान वासियों, तुम अपने में से एशिया के लक्षण को निकाल फेंको, तुम और फिर डेवलप हो जाओगे आसानी से। यानी कि युकिची कहते हैं
हे जापान, तुम अपने से एशिया लेक्चर को छोड़ दो और तुम पश्चिम का हिस्सा बन जाओ। फिर दर्शन शास्त्री म्याके सेसु क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि विश्व सभ्यता के हित की अगर हम बात करें तो हर एक राष्ट्र का अपना एक खास हुनर होता है। जापान का भी एक अपना खास हुनर है, तो बस हमें अपने इसी हुनर को विकसित करना चाहिए। और अगर हमने अपने विकास में अपने हुनर को उपयोग किया तो इसका मतलब ये होगा कि हमने विश्व को अपना समर्पित किया है। ठीक है। उसके बाद बहुत से बुद्धिजीवी ये मानते थे कि पश्चिमी उदारवाद जो है ना ये होना चाहिए। वे चाहते थे कि जापान जो है वो अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र को बनाए। ठीक है। वे कि एमोरी कहते हैं कि उदारवादी शिक्षा के पक्षक थे। व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है इनके लिए आज़ादी। बहुत से बुद्धिजीवियों ने कहा कि भाई महिलाओं को मताधिकार दिए जाए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे जो विचारक थे उनकी यहाँ पे बातें रही थी। ठीक है। तो अब आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। इट वॉज अ ट्रायंगुलर ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन ब्रिटेन एंड दी चाइना। एक्सप्लेन। तो क्या था वो ट्रायंगुलर ट्रेड, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं बच्चों के बारे में। एंड सेकंड क्वेश्चन कि द व्यूज ऑफ सक्सेसिव जनरेशन ऑफ जापानीज इंटेलेक्चुअल्स ऑन जापान रिलेशन विद द अदर कंट्रीज वर डिफरेंट। तो क्या डिफरेंशिएशन है, सारी के सारे आपको यहाँ पे पढ़ लेने और समझा देने, लिख देने। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा मौद्रिक क्षेत्र में किए गए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मौद्रिक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव किए थे? तो आ जाइए, बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। देखो, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा मौद्रिक क्षेत्र में किए गए बदलाव। सबसे पहला, सम्राट ने सॉलिडस नामक का पहले तो सिक्का चलाया। अब इस सॉलिडस नामक के सिक्के में तकरीबन 4.5 ग्राम शुद्ध सोना लगा होता था। ठीक है। और जब ये रोमन साम्राज्य समाप्त भी हो गया तब भी ये सिक्का चलता रहा। तो कितना जरूरी इन्होंने ये कार्य किया था। दूसरा, ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में ये चलन में थे। ठीक है। अब जब मौद्रिक स्थायित्व हुआ और बढ़ती जनसंख्या के कारण आर्थिक वृद्धि में तेजी आई इनकी, जब मुद्रा जो थी वो आमतौर पर लोगों के पास में रहने लगी और जनसंख्या बढ़ी तो इससे इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी इस कांस्टेंट की वजह से अच्छी हुई। उसके बाद जब मौद्रिक प्रणाली अच्छी हो रही है, लोगों के पास में मुद्राएं पहुंच रही हैं, तो सिंपल सी बात है धन का अच्छा खासा निवेश भी होगा। कहीं ना कहीं निवेश हुआ तो पूर्व के जो देश थे इसके साथ में लंबी दूरी का व्यापार भी होने लगा, जिससे व्यापार और तेजी से बढ़ा। इतना ही नहीं, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने दूसरी राजधानी बना डाली। कौन सी? कुस्तुनतनिया। अब भाई नई राजधानी है तो ये तीनों समुद्र से घिरी हुई थी, क्योंकि नई राजधानी है इसलिए नई सेनेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का तेजी से विस्तार किया। अब विस्तार करना तो भाई मुद्रा तो चाहिए इसके लिए, तो धन का अच्छा खासा निवेश भी यहाँ पे देखा गया था। व्यापार के लिए खासकर ऐसा देखा गया था। तो क्या क्या बदलाव किए थे और बदलाव जो किए उससे और क्या क्या बदलाव आए थे, ये सारी बातें आपको बतानी थी। ठीक है। चलिए अब जो बस इंग्लिश मीडियम के यहां से देखें, डिस्क्राइब द चेंजेस मेड इन द मॉनेटरी सेक्टर बाय इंपीरियर कॉन्स्टेंटाइन। तो पढ़ सकते हैं आप सारे के सारे पॉइंट यहां से लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार आया हुआ। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? ठीक है, ध्यान से समझिए। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर, सबसे पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 18वीं शताब्दी के अंत में अपने अस्तित्व में आया था। जब ये अपने अस्तित्व में आया तो शीघ्र ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने वेस्ट की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, अपने पश्चिम की ओर इसने बढ़ना शुरू किया। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर का अभिप्राय था कि पश्चिम की ओर बढ़ना। तो फ्रंटियर का मतलब क्या हो गया? अमेरिकी फ्रंटियर का उपयोग करते थे पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए। राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा यानी कि जो फ्रंटियर थी ये खिसकती रहती थी, अर्थात वो पश्चिमी सीमा बढ़ती जा रही थी इनकी। अब ये विस्तार के लिए कई तरीके अपनाते थे। क्षेत्र को कभी खरीद लिया, कभी युद्ध का सहारा लिया। ठीक है, कभी क्षेत्र को खरीदते बेचते समय मूल्यवान स्वीकृति ली तो कभी नहीं ली, कभी पैसे कम दिए, कभी दिए ही नहीं, कभी धोखाधड़ी से हड़प लिए। तो पश्चिम की तरफ ये जो फ्रंटियर था वो ऐसे खिसकता चला जाता था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा यानी कि फ्रंटियर, इसके खिसकने के साथ साथ वहां के स्थानीय सरहद वासियों को पीछे की तरफ खिसकने हेतु व्यवस्था किया गया। अब जब वेस्ट की तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का कंट्री की सीमा जा रही है, फ्रंटियर जा रहा है, तो वहां के जो लोग हैं वो और पीछे जाएंगे ना, फिर सरहदवासी जो थे पीछे खिसकने लगे। तो बहुत
इसने विस्तार तो किया अमेरिका ने, बट लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इससे। अब इसने बहुत सारे तरीके अपनाए, गैर कानूनी तरीके इसने अपनाए थे। बस वही आपको बताना था अमेरिका के लिए फ्रंटियर क्या था। ठीक है, चलिए इंग्लिश में फॉर अमेरिकन फ्रंटियर मेथड एक्सप्लेन ब्रीफली। तो क्या है फ्रंटियर, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट है सारे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था। अर्थात रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विभिन्नता बहुत देखी गई है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो उत्तर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में, कई स्तर में देखी जाती है। जैसे कि रोमन साम्राज्य में बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय के लोग, बहुत सारे स्थानीय देवी देवताओं को मानने वाले लोग, बहुत सारी बोलचाल की अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग, बहुत सारे वेशभूषा अनेक विधियों शैलियों को मानने वाले लोग, तरह तरह के भोजन को करने वाले लोग, तरह तरह के सामाजिक संगठनों के लोग एक साथ रहकर उन बस्तियों में रहते थे। तो पहला पॉइंट, तो ये पहला ही नहीं, ये तो पूरा आंसर ही हो गया एक तरीके से, मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व, कम से कम फरात के पश्चिम की बात हो रही है, तो अरामाइक निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा, देखो भाषा समूह था, यानी कि अरामाइक जो है ये निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में ब्यूनिक तथा बर्बर, स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में कैथलिक भाषा बोली जाती थी। तो ये भाषा का एग्जाम्पल हो गया। हालांकि भाषा तो बहुत बोली जाती थी, लेकिन यहाँ पे आज तक अपनी किसी भी लिपि का यहाँ पे आविष्कार नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए आर्मीनियन भाषा का लिखना भी बहुत देर के बाद, लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है, और 30वीं शताब्दी के मध्य तक बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था, तो आसानी हो गई थी। तो मेनली अगर आपका आंसर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आंसर है आपका इन 2 लाइंस, इन 2 सेंटेंस में। ठीक है ना, सेंटेंस इन द सेंस 2 पॉइंट में मेन आपका जो आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। द रोमन एम्पायर वाज यूनिक ब्लेंड ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। तो कैसे डिस्कस करना है, कर लीजिए डिस्कस अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत वैसे 3 नंबर में ले लिया मैं, लेकिन ये 8 नंबर का है। क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड के प्रति कोपरनिकस के सूर्य केंद्रीय सौरमंडलीय सिद्धांत और ईसाइयों के विश्वास में अंतर बताइए। तो आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं कोपरनिकस के बारे में, क्योंकि इनका ही अलग से 3 नंबर में आ सकता है। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे। उन्होंने अपनी नई खोज को पांडुलिपि, जिसका नाम था द रिवोल्यूशनविस, इसमें रखा, लेकिन ये प्रकाशित नहीं करना चाहते थे इसको। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सोचा था अगर मैंने इसको प्रकाशित कर दिया तो ईसाई जगत में ना, हमारे खुद के धर्म में ही जो क्या नाम है भगदड़ सी मच जाएगी। ठीक है, ऐसी खोज उन्होंने की थी। कोपरनिकस ने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी के समेत जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे खगोल शास्त्र की बात आई थी। खगोल शास्त्री एक थे जोहानिस केपलर और एक थे गैलीलियो गैलीली। इन्होंने अपने लेखों के द्वारा स्वर्ग को और पृथ्वी, इसके अंतर को समाप्त कर दिया था। बस ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने, कितने? सिर्फ ये 3 पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे ब्रह्मांड के प्रति ईसाइयों की क्या अवधारणा है? तो ब्रह्मांड के प्रति ईसाई कहते हैं मनुष्य पापी है और मनुष्य के पापों की वजह से पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण ये ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इसी वजह से पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, जिसके चारों ओर सूर्य के सहित अन्य खगोलीय ग्रह ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी स्थिर है पाप की वजह से। ठीक है, तो ये थी इसकी अवधारणा। बाकी जो मैंने आपको चौथा नहीं बोला पढ़ने के लिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ओके, चलिए अब इंग्लिश में देख लीजिए आप, डिफरेंस बिटवीन कोपरनिकस होलिस्टिक सोलर थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स एंड द बिलीफ ऑफ क्रिश्चियंस। तो इसमें आप चौथा पॉइंट मत पढ़ना, बस बाकी जितने पॉइंट दिए गए ABC पहले ये पढ़ लीजिए और क्रिश्चियंस के बारे में क्या पॉइंट है 2 ये पढ़ लेना बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, बड़े ध्यान से पढ़ो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहला वाला है ना 27 का, ये 8 में भी आ सकता है। मारीनगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, वर्णन कीजिए। तो आ जाइए समझते हैं मारीनगर के इंपॉर्टेंट व्यापारिक स्थल की बात। देखो सबसे पहला, मारीनगर बेसिकली ऐसे व्यापारिक स्थल पे स्थित था जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य किस्मों का जो माल था वो नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण तुर्की, सीरिया, लेबनान,
ऐसे बहुत सारे इलाकों तक पहुंचाया जाता था। तो किस किस चीज़ का व्यापार होता था, कहाँ कहाँ तक होता था, ये याद कर लिया। फिर दक्षिणी नगरों को घिसाई फिसाई के लिए पत्थर मिलना, चक्कियाँ, लकड़ी, शराब, तेल के पीपे ले जाने के लिए जो भी जलपोत होते थे, ठीक है, दक्षिणी देशों के लिए, वो कहाँ पे रुकते थे, आके मारी में। अब मारी में रुकते थे आके, तो मारी के अधिकारी इनसे भाई माल की कीमत का 10% कर वसूलते थे कि तुम्हारे अगर जहाज में अगर 10 लाख का माल है तो इसमें से 1 लाख तुम हमें दो, 10% हमारा कर है तुम्हारा यहाँ रुकने के लिए। और रुकना बहुत जरूरी था, रुकेंगे नहीं तो उनके लिए बाकी की एनर्जी कहाँ से आएगी, और भी बहुत सारी चीजें होती थी। कुछ पट्टिकाओं पे साइप्रस के द्वीप अलाशिया, इसका वर्णन है। तो साइप्रस के द्वीप अलाशिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है, और यह द्वीप उन दिनों तांबे व टिन के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था। कौन सा? अलाशिया द्वीप तांबे और टिन के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। परंतु यहाँ रांगे का व्यापार भी होता था, लेकिन कम, क्योंकि कांसा, औजार, हथियार बनाने के लिए मुख्य उद्योग सामग्री थी। उसके बाद यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना मजबूत नहीं था, लेकिन व्यापार और समृद्धि में के मामले में बहुत ज्यादा अद्वितीय था। और इसी मामले में फरात नदी की बात आ जाएगी कि फरात नदी को विश्व मार्ग के रूप में सबसे पहले प्रसिद्धि यहीं से मिली, ठीक है, मारी नगर से ही। तो ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था का वर्णन करना है। तो मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था कैसी थी, तो आ जाइए देखते हैं। ये रही मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था। सबसे पहला, मेसोपोटामिया में लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास खेती आरंभ हुई थी। कितनी? 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास। क्या फसलें मुख्य रही थी? तो इस समय गेहूं, जौ, मटर, मसूर, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ अत्यधिक फल देते थे, ठीक है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन इत्यादि वस्तुएं मिल जाती थी। स्टेपी घास के मैदान थे, तो यहाँ पे पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। साथ ही दजला व फरात कई धाराओं में बंटकर नहरों के रूप में खेतों की सिंचाई करती थी। अच्छी खेती होती थी तो अच्छा जीवन का आधार बनता था। बस यही थी कृषि के बारे में सारी चीजें। सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग होता था, नहर का अगर पानी मोड़ लेते थे तो युद्ध होते थे। बस ये आपको बताना था, है ना। चलिए, द सिटी ऑफ मारी वाज सिचुएटेड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइट, ठीक है। तो किस प्रकार से है, ये रहे आपका पॉइंट, आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। एग्रीकल्चर सिस्टम क्या था मेसोपोटामिया का, तो वो भी आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो विद इन अभी हमारे 30 मिनट्स हुए हैं। इन 30 मिनट्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है सेक्शन ए और सेक्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे ही वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत अच्छे आपसे आपको सबको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। अब सेक्शन सी के अंदर 8 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन होंगे, तो बड़े ध्यान से समझना, एकदम फटाफट से आपको समझाऊंगा, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहला, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है? गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुए औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। तो गोल्ड रश क्या था बच्चों? देखो, गोल्ड रश यानी कि गोल्ड की वजह से उत्पन्न होने वाली रश यानी कि भीड़, उसको गोल्ड रश बोलते हैं। तो हुआ यह था कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया, यहां पर सोने के कुछ चिन्ह मिले। और जैसे ही ये बात पूरे विश्व में, खास करके अमेरिका और उसके आसपास की कंट्री में पहुंची कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले, तो किसी ने किसी को नहीं बताया। सारे के सारे हजारों लाखों की संख्या में उठकर, खास करके यूरोपीय लोग आगे, कहां? अमेरिका। किस सपने को लेके? चुटकियों में अपनी तकदीर को संभाल लेने की उम्मीद से। इसीलिए गोल्ड से उत्पन्न होने वाली इस भीड़ को, उससे आपाधापी को बोलते हैं, सोने की वजह से जो उत्पन्न हुई भीड़ थी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि आखिर इसकी वजह से क्या क्या बदलाव हुए कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका में। तो समझते हैं। सबसे पहला बदलाव तो ये हुआ कि लोगों को लाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए पूरे अमेरिका में, पूरे अमेरिकी महाद्वीप में बल्कि रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 1870 में निर्माण हुआ, ठीक है। फिर कनाडा में हुआ 1885 में। अब जब रेलवे का निर्माण हुआ है तो सिंपल सी बात है, रेलवे के निर्माण से संबंधित सात सामान यानी कि उसके जो पार्ट्स होते थे, इसको बनाने वाले उद्योग जो थे, ये भी विकसित होने लगे। और जब ये विकसित हुए तो वहां के आम लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, यहाँ पे औद्योगिक नगरों का भी बहुत तेजी से विकास हुआ।
एक तरफ रेल का विकास, रेल के उद्योगों का विकास, अन्य प्रकार के उद्योग भी यहाँ पे विकसित होने लगे थे। ठीक है, अब उद्योग तो चलो उन्हें विकसित कर लिए, अब उद्योग जो विकसित हो ही रहे हैं तो क्या इनमें काम करने के लिए श्रमिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ही। इसीलिए हजारों की संख्या में जो श्रमिक थे वो चीनी श्रमिकों की यहाँ पर नियुक्ति की गई। तो उद्योग हो गए कंप्लीट। उसके बाद बड़े पैमाने पर कृषि और कृषि से संबंधित जो यंत्र थे इनका उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया। अब कृषि से संबंधित यंत्र, कृषि का बढ़ोतरी हो रही है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो खाद्य संसाधन अच्छा होने लगा। 1890 में दुनिया में अगर देखा जाए तो अग्रणी औद्योगिक शक्ति अमेरिका बन चुका था। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच यह क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था और अब कोई भी फ्रंटियर नहीं बचा था अमेरिका के लिए इस गोल्ड रश के बाद। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन और ये था आपका आंसर अच्छे तरीके से। अब इसके अथवा वाले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो अथवा पूछा गया है सन 1970 के दशक में आई बदलाव की लहर के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में जो बदलाव की लहर आई इससे वहां के मूल निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आ जाइए पढ़ते हैं, लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जगने लगी लोगों के अंदर। ठीक है, खास करके इतिहासकारों में मूल निवासियों को अपनी जमीन के संबंध में आदर के साथ में ये इतिहासकार देखने लगे। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृति मानने वाले समुदाय के रूप में देखा जाने लगा। मूल निवासियों के इतिहास का लेखन शुरू किया गया। मूल निवासियों की संस्कृति का अध्ययन किया गया। उनके अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए। संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को एकत्र किया गया, जगह दी गई। मूल निवासियों की धरोहर जैसे कि उनकी कथाएं, कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प, ये सब कुछ विश्वविद्यालय विभागों में रखवाए गए, उनको सहारा दिया गया। ये लोग प्रकृति और जलवायु को बहुत अच्छे से समझ सकते थे तो उनकी उस पद्धतियों को इतिहासकारों ने पहचाना। ठीक है, मूल निवासियों की संस्कृति को आदर दिया गया। साथ ही 1974 में बहुसंस्कृतिवाद आया, अर्थात 1974 की इस नीति के तहत यह एक नीति थी जो मूल यूरोपीय और एशियाई जो प्रवासी थे इनकी संस्कृतियों को समान आदर देने के लिए आई थी। फिर टेरा न्यूसिस की बात आ जाती है। एक दो पॉइंट आपके और ही आ जाते हैं, बस देखो इतना बड़ा आपको आंसर नहीं लिखना है, इसमें से कुल 8 से 10 पॉइंट आप याद कर लो, बस ये 14-15 याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ तो मैंने आपको समझा दिए हैं और एक दो पॉइंट आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका जो था ये वाला क्या नाम है 28, ये आ गया समझ में। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से देख लें, व्हाट इज मीन बाय गोल्ड रश एंड इसकी वजह से इंडस्ट्रियल क्या ग्रोथ हुई थी अमेरिका में। तो गोल्ड रश क्या है यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब अमेरिका में से क्या क्या चेंजेस हुए तो वो देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वेव क्या रही थी चेंजेस की, तो वो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए ओके, तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसके दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि पिछले 10 साल में 3 से 4 बार आ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला क्या कहता है, मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति है, जियोग्राफिकल उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही विस्मयकारी है। विस्मयकारी का मतलब ये हो गया कि चमत्कारी है, एक नहीं इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसकी विशेषताएं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम क्या करेंगे, मेसोपोटामिया के क्षेत्र के हिसाब से पहले पूर्वोत्तर भाग, फिर इसका उत्तर का भाग, फिर इसके पूर्व का भाग और आखिर में इसके दक्षिणी भाग, इन सभी की हम अलग अलग से विशेषताएं समझेंगे। ठीक है, अब पूर्वोत्तर भाग से 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा कि कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पूर्वोत्तर भाग में लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पे खेती शुरू हो गई थी। हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे, धीरे धीरे यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं भी फैलने लगी। यहाँ पे स्वच्छ झरने थे, जंगली फूल वगैरह हुआ करते थे, अच्छी फसल के लिए यहाँ पे पर्याप्त वर्षा भी होती थी। उत्तरी भाग, तो उत्तरी भाग में स्टेपी घास के मैदान है, यहाँ पे आजीविका का साधन था पशुपालन, खेती की तुलना में पशुपालन, और पूर्वोत्तर में खेती थी। ठीक है, वर्षा के भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास फूस से अपना भरण पोषण करते थे। वर्षा की वजह से जो छोटी छोटी झाड़ियाँ घास फूस उत्पन्न होती थी उसी से भेड़ बकरियां अपना पेट पालती थी।
ठीक है, पशुपालन होता था इसीलिए। पूर्वोत्तर भाग पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थे। तो परिवहन की बात हो गई ईरान में, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी भाग की बात आती है तो दक्षिणी भाग एक रेगिस्तानी इलाका है और ये वही स्थान है जहां पर सबसे पहले नगरों का, ठीक है, नगरों का और लेखन प्रणाली जो थी इसका प्रादुर्भाव हुआ था। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियां, स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तरी मैदान और पहाड़ों पर ढाल भी जो क्या नाम है, जो पहाड़ है यहाँ पे ढाल भी पाई जाती है। जानवरों की अधिकता के कारण भारी मात्रा में इस दक्षिणी इलाके में मांस, दूध, ऊन जैसी बहुत सारी वस्तुएं मिलती थी, ठीक है। अब गर्मी में यहाँ के लोग क्या करते थे, तो गर्मी में यहाँ के लोग नदियों से मछलियाँ और खजूर के पेड़ से फूल वगैरह निकालते थे, उसको खाते थे, खजूर को खाते थे। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग गेहूं की, जौ की, मटर की, मसूर की आदि की सिंचाई करके खेती भी कर लिया करते थे, है ना। तो ये थी जियोग्राफिकल कंडीशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन में देखिए, दो क्वेश्चन है आपके। सबसे पहला, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी, पिता का संक्षिप्त वर्णन, और साथ ही चंगेज खान का और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, मूल्यांकन कीजिए। तो 8 नंबर के दो क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चों। सबसे पहले, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। तो सबसे पहला, चंगेज खान ने सबसे पहले स्टेपी क्षेत्र में राज किया था। तो उसने स्टेपी क्षेत्र में यह देखा कि यहाँ की जो युद्ध शैली है वो बहुत ही खराब है, इसे बदलना पड़ेगा। तो उसने बदला, ठीक है, युद्ध शैली को बदला अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब जब उसने युद्ध शैली बदली तो भाई वो ताकतवर बन गया इससे, ठीक है। अब खुद चंगेज खान एक ये ऐसा व्यक्ति था जो एक कुशल घुड़सवार था, ठीक है, कुशल घुड़सवार, साथ ही उसकी तीरंदाजी बहुत बढ़िया थे। तो इसीलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति में सैनिकों को घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल सिखाया, ठीक है। उसने सशक्त नेतृत्व किया अपनी सेना का, जिससे सेना उसके अंडर में ही हमेशा कार्य करती रहे। अब कुशल घुड़सवारी से, तीरंदाजी से उसके सैनिकों को गति मिली। मौसम संबंधी से अच्छी खासी जानकारी होती थी, क्योंकि स्टेपी आसपास के भूभागों की अच्छी खासी जानकारी रखता था। कई बार जब शीत ऋतु आती थी, ठंडी होती थी और इसे कहीं आक्रमण करना होता था, तो ये आम रास्ते से नहीं जाता था, सीधा नदियों को राजमार्ग के रूप में उपयोग करता था, क्योंकि नदियों पे बर्फ जम जाती थी, ठीक है। युद्ध व पद्धति और हथियार, ये बेसिकली घेराबंदी, गुरिल्ला पद्धति, इसका उपयोग करता था युद्ध में। नेफ्थरा बमबारी का उपयोग करता था। अब इसके जो टेक्नोलॉजियंस थे, प्रौद्योगिकी लोग जो थे, उन्होंने इससे कुछ बम दिए थे छोटे छोटे, और हल्की छोटी मोटी बंदूकें वगैरह दी थी। तो इन सभी से जो चंगेज खान था ये एक बहुत ही ताकतवर शासक के रूप में उभरा, ठीक है। अब इसी का अगला क्वेश्चन, चंगेज खान और मंगोलों का, ठीक है ना, चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है। तो सबसे पहला, मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। कैसे? चंगेज खान ने सारे के सारे मंगोलों को संगठित किया था, साथ ही लंबे समय से चली आ रही जो कबीलाई लड़ाइयां थी इनको दूर किया, और चीनियों के द्वारा मंगोलों का जो शोषण किया जा रहा था उससे मुक्ति दिलाई थी। चंगेज खान ने उन्हें समृद्ध बनाया और उस अपने साम्राज्य को एक महाद्वीप नहीं बल्कि कई सारे महाद्वीपों तक फैलाया, यानी कि भारत को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। चंगेज खान ने व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिससे कि वेनिस के मार्को पोलो की तरह और भी बहुत सारे यात्री यहाँ पर आकर्षित हुए और ये और भी कंट्री तक फैला, ठीक है। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और आज के टाइम पे मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में तथा एक आराध्य व्यक्ति के रूप में यहाँ पे मान्य है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके चंगेज खान के बारे में राइट हो जाते हैं और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे बढ़िया से, ठीक है। इसी को इंग्लिश में देखते हैं। द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ मेसोपोटामिया वाज क्वाइट अवे इंस्पायरिंग। तो देख लेते हैं भाई, इसके नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, नॉर्थ पार्ट की बात करेंगे, फिर हम इसके ईस्ट पार्ट की बात करेंगे और फिर साउथर्न पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। सारे पॉइंट दिए हुए आप पढ़ लो यहाँ से। एंड द सेकंड क्वेश्चन कि चंगेज खान की जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थी वो बताओ, और चंगेज खान एंड मंगोल्स का वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या प्लेस है ये बताओ। तो सबसे पहले तो अचीवमेंट्स क्या है चंगेज खान की, तो ये सारी के सारे अचीवमेंट्स हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ओके। फिर एक तो ये हो गया,
एंड उसके बाद चंगेज खान मंगोल्स का वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या योगदान है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं सेक्शन हमारा जो सी है इसके आखिरी क्वेश्चन की। आखिरी में भी आपके 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन 30 क्या कहता है, जापान ने और चाइना ने अपनी आजादी के बाद आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए बिल्कुल अलग अलग राहें अपनाई थी, विस्तार से समझाइए। तो कौन कौन सी 2 राहें अपनाई, 2 नहीं मतलब दोनों देशों ने कौन कौन सी अलग अलग तरीके अपनाए थे आजादी और आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए। तो ये क्वेश्चन वैसे आपको मैं करवा चुका हूं पेपर नंबर 6 में, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूं, अच्छे से समझ लेना फिर भी। तो जापान की आधुनिकता राष्ट्र बनाने वाले तरीके, यानी कि उसका पथ, उसकी राह। सबसे पहला, जापान ने अपनी आज़ादी बनाए रखने में यह सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से आजमाना शुरू कर दिया था। ठीक है, जब ये आज़ाद हुआ 1945 के बाद में, तो इसने जापान के बड़े बड़े कुलीन वर्गों के साथ मिलकर आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे राष्ट्रवाद जन्म हुआ। ठीक है, अब जापान ने पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की एक छोटी सी नकल की, और वो ये कि अब से हम खुद अपने देश की समस्याओं का हल ढूंढेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जापान ने नए नए रचनात्मक तरीके अपनाए, जैसे कि उसने नई विश्वविद्यालय व्यवस्था लागू की, सम्राट के प्रति वफादारी लागू थी, नैतिक शास्त्र जो पढ़ा था इसको अनिवार्य कर दिया, निष्ठावान नागरिक का निर्माण ये उसने लागू कर दिया था इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद इसने लागू की एक नई शिक्षा प्रणाली, कैसी, लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया, पढ़ाई की फीस बहुत ही कम कर दी ताकि शिक्षा पहुंचे, आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया, राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी के इतिहास पर अध्ययन पे बल दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से फिर यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि औद्योगिक क्षेत्र में फुकोकू और क्योहो की जो नीति थी इसको अपनाया। अब जब इस नीति को अपनाया तो भाई जो देश था वो और समृद्ध हुआ, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, सैनिक तौर पर और ज़्यादा मजबूत हुआ। फिर व्यापार की बात आ जाती है, तो भाई जापान को ना अमीर देश समझा जाता है। क्यों? क्योंकि जापान चाइना से रेशम का व्यापार करता था, आयात करता है, और जो है क्या नाम है, चीन से रेशम का। ठीक है, जापान जो है, एक सेकेंड, क्योंकि जापान अमीर देश समझा जाता है क्योंकि वह चीन से रेशम का, ठीक है, और भारत से कपड़ा, ऐसी जो विलासिता की वस्तुएं इसका आयात करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जापान जो था वो अपना एक अलग डेवलपमेंट की राह थी उसकी। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, जो कि है चाइना ने आखिर अपने आप के लिए कौन सी राह अपनाई थी। तो हुआ ये कि 1911 में मांचू साम्राज्य को यहाँ पे समाप्त किया गया, इसके द्वारा सन यात सेन के नेतृत्व में, और फिर यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, चीन में पश्चिमी और जापानी साम्राज्यवाद ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को, माहौल को जो था उसको तोड़ना बना दिया। अच्छा, ठीक है, उसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में परंपराओं को ठुकराया गया। इसको चाइना ने ये देखा कि पुरानी परंपराएं जो है वो हमारे विकास के लिए सही नहीं है, तो इसने ठुकराना शुरू कर दिया, उनको अपनाना बंद कर दिया, और राष्ट्रीय एकता को बल देते हुए अपने नए नए तरीके इसने सोचने शुरू कर दिए। अब जब नए नए तरीके इसने खोजे तो लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात की और केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। ठीक है, बाजारों में बाजार संबंधी सुधार किए, तो इकोनॉमिकल तौर पर यह ताकतवर हुआ, लोगों को शिक्षा यहाँ पे विस्तार किया, जागरूकता फैलाई, और भी एक आधा पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। यूरोप के सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में ही क्यों खोले गए थे, और उन्होंने मानवतावादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में क्या योगदान दिया था? तो आ जाइए देख लेते हैं। सबसे पहले यूरोप के विश्वविद्यालय इटली में ही क्यों खोले गए, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि 11वीं सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में, पादुआ और बोलोनिया ये 2 ऐसे विश्वविद्यालय थे इटली के जहां पर विधि शास्त्र पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब विधि शास्त्र पढ़ाया ही जा रहा था, फिर यहाँ पे ये देखा गया कि इन नगरों में, इटली के नगरों में व्यापार जो है ना ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब व्यापार की तेजी से बढ़ने से यहाँ पे वकीलों की, नोटरी की बड़े पैमाने पर आवश्यकता पड़ने लगी, तो इसीलिए अब यहाँ पे पढ़ाया जाने लगा उन्हें कानूनी प्रक्रिया। ठीक है, विधि शास्त्र के साथ में कानूनी प्रक्रिया भी पढ़ाई जाने लगी। एक व्यक्ति हैं फ्रांचेस्को पेट्रोक, इनके प्रयत्न से ही
आज नहीं, यानी कि उस टाइम की बात हो रही है, तो उस समय जो कानून था वो रोमन संदर्भ में पढ़ा गया, साथ ही प्राचीन लेखकों की रचना भी पढ़ी गई। अब पेट्रो का स्थायी नगर निवास फ्लोरेंस, तो फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय खोले गए और इसने मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, अब बारी आती है कि मानवतावादी विचारधारा में ये जो विश्वविद्यालय थे इनका क्या योगदान था, तो ध्यान से समझते हैं। देखो, 19वीं शताब्दी में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ जिसे हम लोग मानवतावादी संस्कृति कहते हैं। अब इस संस्कृति थी क्या, कैसे डेवलप हुई, तो इसको समझिए। 15वीं शताब्दी में विश्वविद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने वाले, अलंकार विषय पढ़ाने वाले, कविताएं पढ़ाने वाले, इतिहास पढ़ाने वाले, नीति दर्शन आदि विषयों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे ये कहलाए मानवतावादी, और इन्हीं की वजह से मानवतावादी विचार लोगों तक फैलने शुरू हुए। ठीक है, अब ये जितने भी विषय होते थे ये कोई धार्मिक विषय नहीं थे, बल्कि ये लोगों के कौशल पर विषय बल देते थे, उनकी चर्चा वाद विवाद को बढ़ाते थे। ठीक है, मानवतावादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में इटली के जीवांत बौद्धिक नगरों का भी योगदान उल्लेखनीय है, जैसे कि एक तो खुद पेट्रो का स्थायी नगर निवास था वो आ जाता है, फ्लोरेंस। अब फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो व्यक्तियों का अहम योगदान है। एक तो है दांते अलिघियारी। यह एक धार्मिक संप्रदाय के विषय से संबंधित नहीं थे किसी भी, लेकिन इन्होंने अपनी कलम धार्मिक समुदाय पर चलाई। ठीक है, एक थे कलाकार जोटो, तो इन्होंने जीते जागते एकदम जो होते ना कि ये पेंटिंग से चल रही हो, ऐसी जीती जागती पेंटिंग इन्होंने बनाई बहुत सारी। ठीक है, फिर इन ऐसा व्यक्ति की बात आ जाती है जो कि बहुत सारे कौशल में माहिर हो, स्किल्स हो जिसके पास में बहुत सारी। बस इन्हीं पॉइंट को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था बच्चों। ठीक है, तो यूरोप में इटली के सर्वोत्तम विद्यालय कब खोले गए, कैसे क्या क्या था, आई होप अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लीजिए, जापान एंड चाइना फॉलोड कंप्लीटली डिफरेंट पैथ्स टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड मॉडर्न नेशन। तो कैसे कैसे क्या किया उसने, आप यहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। जापान ने पहले क्या किया, ठीक है, तो ये जापान के बारे में हो गया, तो जापान ने ये किया था। ठीक, फिर यहाँ पे चाइना की बात आती है, तो चाइना ने क्या क्या किया, कैसे कैसे आगे बढ़ी, तो चाइना के बारे में ये पॉइंट आ जाते हैं आपके। ठीक है, ये रहा आखिरी। अब बारी आती है कि सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो आखिर इटली में ही क्यों ओपन की गई। ठीक है, तो क्यों ओपन की गई, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। फिर कि कंट्रीब्यूशन क्या था प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी का, तो अरे कहाँ चला गया फिर से, ये रहा। तो ह्यूमन आइडियोलॉजी को कैसे इसने और ज़्यादा एक्सपेंड किया, तो उसके बारे में ये कुछ पॉइंट लिखने थे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से विद इन 55 मिनट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं टोटल सेक्शन ए, बी और सी। ओके, अब हम बात करेंगे सेक्शन डी की, और सेक्शन डी जो है ये है स्रोत आधारित। ठीक है बच्चों, क्या है ये, स्रोत आधार। सबसे पहले हमारा स्रोत का टॉपिक है बच्चों यास नियम संहिता चंगेज खान की। ओके, तो चलिए यास को पहले अंडरलाइन करते हैं, फिर पढ़ते हैं इसको क्या दिया गया है। देखो 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मनाने में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। ठीक है, उसने उनको पापी कहा, एकत्रित किया और कहा कि तुम सब पापी हो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम इन पापों का प्रायश्चित अभी करो। ठीक है, नहीं तो तुम्हें उसके लिए धन देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर का वंशज अब्दुल्लाह खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में पहुंचा। चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहां छुट्टी की नमाज अदा करने के लिए गया था। उसके इतिहासकार हफीज तनीश ने अपनी स्वामी की इस मुस्लिम धर्मपरायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया है, और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी थी कि चंगेज खान के यास के अनुसार था जो विवरण दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि यास से क्या अभिप्राय है और यह प्रचलन में कब आया और किसने दिया। तो यास क्या है, यास प्रारंभिक रूप से वह नियम संहिता है जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया था। ठीक है, अब ये बेसिकली यास थी क्या, तो यास जो है ये अपनी पहचान
और विशिष्टता को बनाए रखने की एक विधि थी। ठीक है, तो यास यानी कि चंगेज खान की विधि संहिता। उसके बाद चंगेज खान ने मुसलमानों को कहाँ एकत्रित किया और क्या चेतावनी दी? तो सबसे पहले 1221 जब बुखारा पर विजय प्राप्त कर ली चंगेज खान ने, तो उसके बाद वहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को उस सब मैदान में एकत्रित किया और फिर उनको चेतावनी दी और कहा कि हे पापियों, तुम अपना प्रायश्चित कर लो, नहीं तो तुम्हें इसके लिए छुपा हुआ तुम्हें अपना धन देना पड़ेगा पाप को प्रायश्चित करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट थे आपके। इंग्लिश में देख लेते हैं यास के बारे में। तो ये आपका पॉइंट है, टॉपिक दिया गया है और अब आप यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 31.1 दिया हुआ है आपका यहाँ पे, और ये दिए गए सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पे इजीली रीड आउट कर सकते हो। अगला देखते हैं बच्चों, नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65। तो क्या दिया गया है, देखते हैं कि बाद में आएगा या नहीं। चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या दिया गया है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसमें सरकार कायम हुई 1949 में। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज भी कंप्लीट होते जाएंगे बच्चों, ध्यान से देख लेना। ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई? 1949 में। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, सर्वहारा की तानाशाही जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, इससे भिन्न एक नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए, साथ ही निजी कारखानों और भू स्वामित्व को धीरे धीरे करके खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चलता रहा। सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर दी। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्युनिस्ट, जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे, वहां मिलजुल कर फसल उगाने लगे। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कृषक आबादी का 98% थे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों कि पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसकी सरकार कब कायम हुई थी? तो 1949 में नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित। लंबी छलांग वाला आंदोलन कब चला और क्यों चलाया गया था? तो देख लो, ये आंदोलन 1958 में चला था और क्यों चलाया गया था? ताकि इसके जरिए देश से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई थी। तो बोलेंगे क्या? तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई थी, इसके लिए भट्टियां वगैरह लगाने की बात की गई थी, है ना। अगला, सर्वहारा की तानाशाही, इससे क्या अभिप्राय है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अब सर्वहारा की तानाशाही, यह शब्द कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसमें यह बल दिया गया था कि अमीर वर्ग की दमनकारी सरकार को श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी सरकार प्रतिस्थापित कर देगी और यह मौजूदा अर्थ में अधिनायक तंत्र नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी सर्वहारा की तानाशाही और इसका प्रयोग। ओके बच्चों, आ गया समझ में बढ़िया तरीके से। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेमोक्रेसी इन 1949 to 65। ओके, ये आपका पॉइंट है सारे के सारे, और ये आपके इसके क्वेश्चन यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने इस सेक्शन नंबर डी के सबसे आखिरी स्रोत की, फिर आपका मैप आ जाएगा। ठीक है, स्रोत है बाल्थसार के बारे में। ठीक है, ये लिखा गया था दी कोर्टियर नामक किताब में और 1528 में। ठीक है, काफी बड़ा है ये, तो अगर आप चाहो तो इसको पढ़ लो। यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको आंसर यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, चलो देखो, उपरोक्त विवरण किस पुस्तक से लिया गया, उसके लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? स्वयं बाल्थसार है। इनकी पुस्तक का नाम है दी कोर्टियर, और जो कि 1528 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक हैं? ठीक है, तो कौन कौन से गुण आवश्यक हैं वो यहां से दिए गए हैं। ठीक है, ये रहे यहां से, अच्छे कुल से लेके इतने सारे के सारे, ये सारे ही गुण स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आवश्यक हैं। तो देख लेंगे, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग करना, सहज रूप से शालीन होना। ठीक है, ईश्वरलु कटु उद्दंड ना होना, इन चीजों को। अब जो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कल के पेपर में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो। 15वीं और 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। और यही नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा कि महिलाओं की स्थिति जो है वो पुनर्जागरण के दौरान कैसी थी, पुनर्जागरण काल के दौरान। तो
तो सेम आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवारों में पुरुषों का ही प्रभुत्व होता था। महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता था। महिलाओं के दहेज जो थे ये पुरुष अपने व्यापार में अपने काम के लिए लगा लेते थे। ठीक है, जब भी दहेज का प्रबंध नहीं होता था तो इसकी वजह से लड़कियों को उनके पिता क्या बोलते थे, जाओ तुम मठों में भिक्षुणियां बन जाओ, क्योंकि हमारे पास पैसे तो है नहीं और तुमसे कोई शादी तो करेगा नहीं बिना पैसे के। इसीलिए महिलाओं को और लड़कियों को शिक्षा भी यहाँ पे नहीं मिलती थी, उचित देना अच्छा ही नहीं समझते थे, पूर्वाग्रह था ना यहाँ पे, वो चीजें थी बेसिकली। ठीक है, तो 15वीं-16वीं शताब्दी यानी कि पुनर्जागरण के काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, अब आप समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए, बाल शास्त्र के बारे में क्या क्या दिया गया है, आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन तो थोड़ा अलग ही है। ओके बच्चों, ओके तो अब हम बात करते हैं बच्चों इस पेपर के सबसे आखिरी सेक्शन की, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर ए। ठीक है, और सेक्शन ए में हमारा एक ही क्वेश्चन है 34, जो कि है मैप बेस्ड, और ये आएगा 5 नंबर का। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनो बच्चों, आपके मैप की तैयारी के लिए हमने ऑलरेडी एक ऐसी वीडियो बनाई है जो कि अराउंड 20 मिनट की है। अगर आपने ये देख ली, ठीक है, एक बार में नहीं समझ आती है तो 2 बार देखो, दूसरी बार भी समझ नहीं आती हो तीसरी बार देखो, लेकिन देखो उसे तब तक जब तक कि आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो मैप इतने इंपॉर्टेंट है कि कल के पेपर में ना आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जाइए उसमें आपकी वीडियो को देखो। देखोगे कैसे, तो यहाँ पे आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आपको जरूर देख लेना। ठीक है, वेल थोड़ी सी मैप की प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैप लिया है बच्चों इटली के राज्य का। ठीक है, एक तो इटली के राज्य का मैप हो गया आपका, और साथ ही एक और दूसरा मैप लिया है बच्चों यहाँ पे मैंने, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो 2 मैप की प्रैक्टिस आपके मैं यहाँ पे करवा दूंगा। तो ध्यान से आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इटली के राज्यों की बात कर लेते हैं। इटली के राज्यों में ना आप थोड़ा ध्यान से समझें, टोटल आपको 5 से 6 जगह याद करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपको 3 द्वीप याद कर लेने। कौन से? सबसे पहला द्वीप कोर्सिका, दूसरा सार्डिनिया, और तीसरा ये सिसिली। ठीक है, कोर्सिका याद कर लिया, सार्डिनिया याद कर लिया और सिसिली याद कर लिया, बस। तो देख लेते हैं मैप में कहाँ पे होंगे। तो तीसरा क्या है बच्चों आपका, सोचो अभी आपने क्या लगाया था तीसरे के लिए? तीसरा हमने लगाया था कोर्सिका। ठीक है, पहला क्या था हमारा? पहला था सार्डिनिया, है ना, और ये जो आपका दूसरा है ये क्या था? ये था सिसिली। तो कोर्सिका तीसरा है, पहला सार्डिनिया है और दूसरा आपका सिसिली है। और क्या याद करना है सर? और याद करना है आपको जेनेवा, पादुआ, वेनिस, इटली और फ्लोरेंस। ठीक है, अब कैसे याद करोगे? तो सबसे पहले देखो सबसे टॉप पे क्या है? सबसे टॉप पे होता है जीतने वाला, यानी कि जेनेवा। यहाँ पे है पादुआ, इसके नीचे बोलेनिया, और यहाँ पे आपका रोम आ जाता है, बीच में आपका फ्लोरेंस है, बस और कुछ भी नहीं। यही आपके मैन है इटली से। ठीक है, और जहां तक रही बात ऑस्ट्रेलिया के मैप की, तो ये मैप इतना आसान है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे? आप ना बस जो मैं बोलूंगा उससे ध्यान से सुनना। आप ये मानो कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये जो मैप है ये एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति है, अब इसी व्यक्ति का जो हेड है, ठीक है, हेड हो जाएगा इसका डार्विन। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा पर्थ, राइट हैंड हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट मैप की। ठीक है, जो कि है आपका ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और ये जो मैप है ना बच्चों, इसको समझना बहुत ही आसान है। एक ट्रिक बताता हूं, आप इसको कैसे याद करोगे। तो इसको याद करने के लिए ना आप ये समझो कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो मैप है ना, ये एक व्यक्ति है, ये एक पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन का जो हेड है, हेड यानी कि सर, वो है डार्विन। इसका जो लेफ्ट हैंड है वो है पर्थ, और इसका जो राइट हैंड है वो है सिडनी। और राइट हैंड में इसने पहनी हुई है एक चूड़ी, एक कड़ा, जो कि है इस ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक है, तो हेड है डार्विन, लेफ्ट हैंड है पर्थ, राइट हैंड है सिडनी, हाथ में पहना हुआ इसने कड़ा, यानी कि कैनबरा राजधानी। फिर एल्डिडोड और मेलबोर्न ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे एल्डिडोड को ए से और इसको एम से कर लो, एम हो गया इस प्रकार से, है ना। चलो प्रैक्टिस करो बच्चों। सोचो, पहला इसका हेड क्या बताया मैंने आपको? हेड मैंने आपको बताया डार्विन। क्या बताया मैंने? हेड डार्विन, है ना। उसके बाद लेफ्ट हैंड क्या बताया मैंने? लेफ्ट हैंड मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था? पर्थ। ओके,
ये हो गया लेफ्ट हैंड। राइट हैंड यहाँ पे है इसका, तो राइट हैंड क्या था बच्चों, राइट हैंड यहाँ पे आपको क्या बताया था मैंने, इसने हाथ में क्या पहनी थी, राजधानी क्या थी इसकी, कैनबरा। तो पहले लिख देते हैं कैनबरा, ये थे, इसने कड़ा पहना हुआ था हाथ में। अब ये तीसरा क्या है, ठीक है, तो तीसरा है बच्चों सिडनी। यहाँ पे ये आपका जो है ये सिडनी है। और आपको मैंने बताया था AM, AM यानी कि ये हो गया एलडी डोड, ठीक है, एलडी डोड, और इसके नीचे यहाँ पे जो है ये हो गया आपका मेलबर्न। ठीक है, इस प्रकार से बस हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप। ठीक है बच्चों, ओके। तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके पिछले लगभग 1 घंटे के आसपास आप सभी ने अपने 11th क्लास के हिस्ट्री यानी इतिहास के फाइनल के एग्जाम के लिए जो 10वां सैंपल पेपर है विद सॉल्यूशन वो भी समझ लिया है। ठीक है, और बच्चों इसी वीडियो के साथ आपके फाइनल के एग्जाम के लिए हमारी जो प्रिपरेशन है वो हो चुकी है पूरी। वैसे तो पूरी हो चुकी थी, डिमांड आपकी आ रही थी ज्यादा कि सर जी एक बार ना प्रिपरेशन और करवा दीजिए और प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो इसीलिए ये 10वां पेपर आपके लिए लाया गया था। ठीक है, बाकी देखो मैंने आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको मैंने मैप की वीडियोस जो है 2 बार अपलोड की, एक बार आपका लाइव भी मैंने अटेंड किया, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लेके आया था 2 घंटे का। MCQ हमने सेशन अटेंड किए थे 2 सेशन, एक 1.5 घंटे के। ठीक है, और आपको 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवा दिए बच्चों। इतनी तैयारी जिस बच्चे ने कर ली ना, 80 में से 70 से 75 नंबर तो कहीं नहीं गए समझ लो, अगर सारी वीडियोस देख ली होंगी आपने। ठीक है, और इसी के साथ में आप सभी बच्चों को बेस्ट विशेष हैं आपके हिस्ट्री के क्लास 11th के फाइनल के एग्जाम के लिए। अच्छे से एग्जाम करके आना बच्चों। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे आपके फाइनल एग्जाम के पेपर के आंसर की के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।